नमस्कार साथियों। आज हम लोग गणित पेडागॉजी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना है तो किस पद्धति से पढ़ाएंगे। तो कह रहा है, पहला दिया तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। फिर भी दिया है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। फिर दिया प्रमाणिक, तो ये प्रमाणिक इकाई को विकसित करना एकदम नहीं, प्रमाणिक मापों का उपयोग ये होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा बी ऑप्शन होगा। कह रहा है कि पहले तुलना कर लें। जैसे हमें कोई खेत की लंबाई नापनी होती है तो हम कह सकते हैं कि ये खेत है, खेत में ये क्या कह सकते हैं, 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है। तो फिर क्या आता है, वो हमारा क्या आता है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं। फिर हम अगर हमें नापना होता है तो कुछ कभी कभी लेखपाल आते हैं तो उसको क्या करता है, खेत को नाप देते हैं। फिर उसकी कोई इकाई होती है, क्या सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, तब उसको क्या होता है, लास्ट में प्रमाणिक इकाई को विकसित करना होता है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि कक्षा 5 में गणित की पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। क्या करा, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। फिर कह रहा है कि वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, मित्रों का सहयोग देने में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा विश्लेषण और संप्रेषण में। फिर प्रश्न देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पना में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है लेखन और अक्षमता अर्थात डिस्ग्राफिया। फिर गणितीय क्षमता क्या है? डिस्कैलकुलिया। दृश्य स्थानिक संगठन में समर्थता और पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। अर्थात कह रहा है कि संख्याओं को परिकल्पना करने में, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग करने में उसकी क्या दिक्कत हो रही है, अर्थात जो परिकल्पना करना है, अर्थात ये गणित से क्रिया, अर्थात डिस्कैलकुलिया ये गणितीय क्रिया है। डिस्कैलकुलिया क्या है? गणितीय क्रिया है। और लेखन अक्षमता अर्थात डिस्ग्राफिया। लेखन अक्षमता क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। जैसे बच्चा को है, क्या करते हैं, वास सा है तो उसको वाज पढ़ रहा है, इसका क्या है, लेखन अक्षमता। फिर गणितीय अक्षमता और पठन अक्षमता। जब पढ़ने में दिक्कत होगा तो डिस्लेक्सिया होगा। अगर लेखन में क्षमता हो तो डिस्ग्राफिया होगा। और गणितीय क्रिया में हो, अगर गणितीय क्रिया में क्षमता हो तो उसमें क्या होगा, डिस्कैलकुलिया होगा। अर्थात ये हमारा कौन होगा? बी ऑप्शन होगा। और फिर देखते हैं चौथा ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। सही है, क्योंकि अपने वातावरण से ही जब जो सीख लेगा उसका क्या होगी, उसकी बुद्धि क्या होगी, अस्थायी रूप से होगी। अर्थात जो हमारे आसपास के वातावरण जो सीख लेगा तो उसकी मानसिक बुद्धि क्या होगी, अस्थायी रूप में होगी। अर्थात कह रहा है कि मानसिक और मौखिक परिकल्पना गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। फिर प्रश्न पूछ रहा है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलवों, कह रहा है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्याओं पर अर्थात चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में असमर्थ है तो वह है, क्या कर रहा है, विभजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिणात्मक अवस्था में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, किस अवस्था में? वह संक्रियात्मक अवस्था में है। फिर कह रहा है कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी
और उन्हें सभी संभव आयतों से व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है, अर्थात आयतन का। किसका नहीं किया सकता है? आयतन का नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। क्या होगा? आयतन। फिर कह रहा है कि 7वां प्रश्न में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम है, बिंदु के खेल है, प्रतिरूप है, इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो कह रहा है क्या? परिकल्पना कौशल के संवर्धन में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। फिर कह रहा है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए। फिर 8वां प्रश्न दिया है आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास बिना समय लगाए समस्याओं, सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। गलत। अच्छा संप्रेषण कौशल तथा अंतबंध अर्थात खुला प्रश्न और बंद प्रश्न वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अर्थात खुला प्रश्न मतलब हाँ या ना, ठीक। एक होता है बंद प्रश्न, होता है एक होता है खुला प्रश्न। खुला प्रश्न और बंद प्रश्न। फिर कह रहा है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ, योग्यता होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। फिर दिया है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में दे रहा है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्य अर्थात कॉन्सेप्ट की व्याख्या करने में सक्षम है, वो अवस्था है क्या है? संक्रियात्मक अवस्था, परिणात्मक और विभाजनात्मक प्रारंभिक अवस्था। देखिए ये प्रश्न इससे पहले भी आया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? संक्रियात्मक अवस्था। फिर 10वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कक्षा अर्थात 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाए? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवालों में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? तो ये क्या कर रहा है? जैसे ब्लूम का कहता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो ये हमारा क्या है ना? ये हमारा कह रहा है विश्लेषण का। क्या कर रहा है? विश्लेषण का। अर्थात उसमें बच्चा उसमें तर्क करने की क्षमता और उसमें अपने मानसिक बुद्धि को उसका प्रयोग करेगा, ठीक। अब फिर 11वां प्रश्न है कि शिक्षार्थियों से अर्थात विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। वे केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी हैं। कह रहा है वे इस केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी है। अर्थात वेन हीले का क्या है? वेन हीले का क्या है? विश्लेषणात्मक। क्या है? विश्लेषणात्मक है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। बी होगा। क्या होगा? बी। विश्लेषणात्मक स्तर पर। फिर देखते हैं 12वां प्रश्न दिया है शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या किस विकासात्मक अवस्था पर है? अर्थात वह क्या है?
संक्रिया अवस्था, अर्थात वह जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया मतलब संक्रिया को क्या कर ले रही है, कर ले रही है। कर परिणात्मक अवस्था, विभेदात्मक अवस्था, गुणनखंडनीय अवस्था और संक्रिया अवस्था। अर्थात संक्रिया में क्या होता है, हमारे संक्रियाएं में जोड़ घटाना गुणा भाग सभी क्रियाएं होती हैं। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा संक्रिया अवस्था। फिर 13वां प्रश्न दिया है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। कह रहा है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है व्यापक अभ्यास में हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना। अर्थात वो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी क्रिया कर रहा है, अपने मानसिक बुद्धि को लगा रहा है। अब वह तार्किक सोच का क्या कर रहा है, बच्चा तार्किक सोच को अपना रहा है। ठीक, तो इस प्रश्न 13 वाले प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। फिर 14वां प्रश्न है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है अधिकतर सूत्रों को याद करना। एकदम नहीं। कह रहा है अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सूत्र याद करना है, नहीं। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, बल्कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। फिर अब देखिए ये हमारा जितना है ये सभी सीटेट में आया है। क्या आया है, सीटेट में। अब हम लोग देखते हैं जो टेट में आया हुआ है। कह रहा है कि देखिए ये यूपी टेट 2014 में आया हुआ है ये, लेकिन ये सीटेट में भी आ चुका है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। यूपी टेट 2014 में आया है। क्या है ये प्रश्न, क्या हुआ, सीटेट में भी आ चुका है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनका संबंध बनाना। फिर प्रश्न है, अब हरियाणा टेट में आया है कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए कि क्या सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बातें करे, बच्चों से प्यार करे, व्यक्तिगत ध्यान दे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, व्यक्तिगत ध्यान दे। क्या दे, व्यक्तिगत ध्यान दे। इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा का क्या होगा, व्यक्तिगत ध्यान दे। फिर दिया है गणित शिक्षण में आगमन विधि का सिद्धांत है। आगमन में क्या होता है, कह रहा है अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक, फिर कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आगमन विधि में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या होता है, आगमन विधि में होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्योंकि आगमन विधि में अगर कोई हमारे घर मेहमान आता है तो वह क्या होता है, वह विशिष्ट होता है, अर्थात विशेष होता है। तो हमें क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर दिया है कि नियम से उदाहरण। ठीक, नियम से उदाहरण, तो ये हमारा क्या होगा, निगमन विधि होगा। क्या होगा, निगमन विधि होगा। कह रहा है नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। कह रहा है देखिए नियम से उदाहरण किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो ये है हमारा क्या है, ये हमारा क्या होगा, निगमन विधि। क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, देखिए आगमन विधि में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अर्थात निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाता है, लेकिन आगमन विधि में पहले बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, तब उसके नियम बताए जाते हैं। इसमें जैसे आगमन, देखिए थोड़ा आप लोगों को थोड़ा आगमन विधि और निगमन विधि के थोड़ा बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। कह रहा है देखिए आगमन विधि क्या होता है,
आगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। क्या कहता है, उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था, समान सिद्धांतों की ओर लाया जाता है। फिर इसके सूत्र होते हैं, जैसे विशिष्ट से समान की ओर, ये किसके संबंधित है, आगमन विधि की ओर है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी क्या है, हमारा आगमन से संबंधित है। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब हमारे क्या हैं, आगमन से संबंधित है। जैसे इस विधि के 4 चरण भी होते हैं, कौन कौन, उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर उदाहरणों का अवलोकन कर परिणाम निकालना, फिर सिद्धांतों का निर्माण करना, उदाहरण द्वारा सिद्धांतों की लास्ट में क्या करना, पुष्टि करना होता है। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें पहले समान नियम बताया जाता है। किसमें, निगमन विधि में सबसे पहले समान नियम बताए जाते हैं, फिर लास्ट में क्या किया जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत निम्नलिखित सूत्र आते हैं, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर, ये सब हमारा क्या है, निगमन विधि है। फिर हम 5वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिणाम ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया का करता है, अर्थात 8 + 5 + ठीक बराबर 26। विद्यार्थियों का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है, अर्थात ये क्या है, आगमन विधि पर आधारित, क्योंकि वह सूत्र नहीं, अगर ये होता कि उसने 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई का प्रयोग करता है तो हमारा क्या होता, निगमन विधि होता। अगर देता कि जैसे इसमें कहता है कि जैसे हम लोग अगर कोई कॉपी है तो उसको बता दें कि देखो इतना मीटर, ये इतना सेंटीमीटर चौड़ा, इतना क्या है, तो जो अगर वो आयत की लंबाई चौड़ा, आयत तो जानता है, तो आयत का क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले एक भुजा लिया, फिर चौड़ाई लिया, फिर लंबाई लिया, फिर चौड़ाई लिया। लेकिन सूत्र में क्या होता है, निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में आप होगा 2 कोष्ठ में क्या होगा, निगमन विधि में 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, अगर ये दिया होता तो हमारा क्या होता, ये हमारा होता निगमन विधि। लेकिन ये दिया 8 + 5 + 8 + 5 + 26, तो ये किस विधि को बताता है, आगमन विधि को बताता है। अगर ये सूत्र दिया होता तो समझ, ये हमारा तब होता निगमन विधि। फिर आते हैं 6वां प्रश्न में, बताए गए नियमों के उदाहरण। देखिए आगमन विधि और निगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है बताए गए नियमों को उदाहरण का प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना, अर्थात पहले नियम बताया जाए, तो अर्थात वह कौन सा है, अगर पहले नियम बताया गया तो समझ जाइए निगमन विधि है, अर्थात क्या है, निगमन विधि है। अगर कह दिया उदाहरण से, इसका उल्टा दे दे, उदाहरण से नियम की ओर, तब हमारा क्या होगा, आगमन विधि होगा। क्या होगा, आगमन विधि होगा। तो इस प्रश्न का क्या होगा, कर नियमों को क्या कर रहा है, पहले नियम बताया जाए तब उदाहरण दिया जाए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निगमन विधि होगा। फिर 7वां प्रश्न दिया है, विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है। कह रहा है कि किस शिक्षण विधि पर आधारित है, तो ये हमारा क्या होगा, आगमन विधि दिया है, निगमन विधि दिया है और विश्लेषण और संश्लेषण विधि, तो ये हमारा होगा निगमन विधि। क्या होगा, निगमन विधि पर आधारित है। ठीक, पहले उदाहरण क्या कर, हल कर दे रहा है, लास्ट में उसका उत्तर दे रहा है, अर्थात ये हमारा क्या होगा, निगमन विधि होगा। क्या होगा, निगमन विधि होगा। फिर दिया है 8वां प्रश्न दिया है, विकासशील मूल्यों में सफलता निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर और शिक्षक पर, तो ये हमारा क्या होगा, शिक्षक पर, विकासशील। ठीक, लेकिन हमारा परिवार है, हमारे सबसे पहला पाठशाला हमारा क्या है, परिवार है, लेकिन कह रहा है विकासशील, अर्थात बच्चे की समृद्ध वृद्धि और विकास, उसकी तार्किक सोच क्षमता वृद्धि करने में सबसे अहम रोल किसका होता है, शिक्षक पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर ऐसा वीडियो पाने के लिए आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गणित पेडागॉजी के अंतर्गत शिक्षण सामग्री और गतिविधियाँ। शिक्षण सामग्री अर्थात TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज।